नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ। सबसे पहले काशीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी आज काशीपुर का दौरा करेंगे, संत समागम में शिरकत करेंगे, साथ ही गोराया पेपर मिल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा है, जिसमें वो संत समागम में शिरकत करेंगे, साथ ही गोराया पेपर मिल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज काशीपुर का दौरा है। बीते दिन दिल्ली से वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज काशीपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान संत समागम में सीएम धामी शिरकत करेंगे, साथ ही गोराया पेपर मिल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो संत समागम का आज आयोजन किया जा रहा है काशीपुर में और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचेंगे। साथ ही गोराया पेपर मिल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के दौरे पर है। इस दौरान वो संत समागम में शिरकत करेंगे। गोराया पेपर मिल का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें भी सीएम धामी शामिल होंगे। तो आज सीएम धामी काशीपुर के दौरे पर है, काशीपुर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान गोराया पेपर मिल के कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही संत समागम में भी शामिल होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लवप्रीत सिंह काशीपुर से संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लवप्रीत, अगर बात की जाए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम? बताना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री हवाई सेवा द्वारा करीबन 2 बजे काशीपुर के बाजपुर रोड पर स्थित आईजीएल फैक्ट्री में हेलीपैड पे पहुंचे, जहां से वह कार द्वारा बाजपुर रोड पर स्थित गोराया पेपर मिल में आयोजित संत समागम में शिरकत करने पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। आज इसका 30 दिन समागम का आज समापन था, जिसमें आज मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। पहुंचने पर लोक स्थानीय संगत द्वारा वहीं कुछ स्थानीय संगत के साथ संत समाज के काफी लोकल व प्रदेश स्तरीय संत समाज यहाँ पहुंच चुके हैं, जिन्होंने फूल मालाओं के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा समागम किया गया है, जिसमें सिख संगत भी भारी संख्या में पहुंची है। मुझे लग रहा है उधम सिंह नगर का जो ये तराई क्षेत्र है, इसमें सिख काफी भारी संख्या में है, जिनको लुभाने का ये प्रयास है और जिसमें मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं। वहीं अभी कुछ समय बाद उन पर मंच पे उनका कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से करीब आधा घंटा रुकने के बाद प्रस्थान करेंगे। जी, साथ ही लवप्रीत, क्या जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ कौन कौन दिग्गज नेता मौजूद है, स्थानीय नेता मौजूद है? मैं आपको बताना चाहूंगा, नैनीताल लोकसभा से अजय भट्ट जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो भी इनके साथ यहाँ पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जाएगा। तो लाजमी है कि इसमें मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं सिख वोटरों को लुभाने के लिए ही यहाँ पहुंचे हैं, साथ ही अजय भट्ट भी उनके साथ हैं। जी लवप्रीत, साथ ही जिस तरह से नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, ऐसे में आज काशीपुर पहुंचे हुए हैं, काशीपुर में दम भरेंगे, साथ ही उनकी जनसभा को लेकर क्या जानकारी है? अजय भट्ट कितने बजे जनसभा करेंगे? इसमें समागम में मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 20 से 25 हजार की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के साथ अजय भट्ट को भी कुछ समय दिया जाएगा, जो कि इन्हें संबोधित करेंगे। ठीक है लवप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने सियासी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। तो देहरादून से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। 5 प्रत्याशी 22 से 27 मार्च के बीच नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम धामी 5 प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। पार्टी संगठन नामांकन की तारीख पर विचार कर रहा है। तो कौन सा प्रत्याशी कब कौन से दिन नामांकन दाखिल करेगा, उस पर हालांकि विचार हो रहा है, लेकिन अपनी तैयारियों को एक तरह से अंतिम रूप भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। 5 प्रत्याशी 22 से 27 मार्च के बीच अपना नामांकन दाखिल करेंगे और सभी के नामांकन वाले दिन
सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। पार्टी संगठन नामांकन की तारीखों पर फिलहाल मंथन कर रहा है। वहीं देहरादून में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने प्रत्याशियों के नामांकन करने की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 22 मार्च को अल्मोड़ा सीट के प्रत्याशी अजय टम्टा नामांकन करेंगे। टिहरी लोकसभा और पौड़ी लोकसभा सीट पर 26 मार्च को नामांकन होगा। 27 मार्च को नैनीताल सीट पर नामांकन किया जाएगा और हरिद्वार के लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि डिजिटल नामांकन का केंद्र हरिद्वार में शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी यही पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। नामांकन की तिथि तय हो चुकी है, वो मैं आपको सम्मुख रख रहा हूँ। 22 तारीख को अल्मोड़ा के प्रत्याशी हमारे अजय टम्टा जी नामांकन करेंगे। उसका 23 तारीख को 22 को ही, क्योंकि हरिद्वार में डिजिटल नामांकन की पद्धति प्रारंभ हुई है और मोदी जी के डिजिटल के जो विश्वव्यापी जो संदेश है, उस संदेश को देने के लिए हमारे हरिद्वार के प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 22 तारीख को तो डिजिटल नामांकन करेंगे, ऑनलाइन नामांकन करेंगे और 23 तारीख को फिर हमको एक जन समर्थन के रूप में उनका नामांकन कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को टिहरी और गढ़वाल लोकसभा का नामांकन होगा और 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उत्तराखंड में 5 जो उनके प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन की तारीखों का ऐलान हो गया है। अभय, बिल्कुल, उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी जो सियासी रणनीति है उस रणनीति को अंतिम रूप देने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया। यानी पहले प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर हो चुकी थी, अब उनके नामांकन की तिथियों का ऐलान भी पार्टी संगठन की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि हर पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तीनों रूप से यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और ताकि सभी लोगों के नामांकन में एक अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर उमड़ सके, पार्टी की जो रीति नीति है वो आम जनता तक आसानी से पहुंच सके, उसकी कोशिश पार्टी ने यहाँ पर करी है। पार्टी की तरफ से हर लोकसभा क्षेत्र में जिला मुख्यालयों पर एक एक चुनाव कार्यालय यहाँ पर बना दिए गए। उन कार्यालयों की मॉनिटरिंग देहरादून में पार्टी का जो चुनावी कार्यालय यहाँ पर बना है वहां पर उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि रोजाना की समीक्षाएं पार्टी यहाँ पर कर सके और किस स्तर पर कमियां हैं उन स्तरों को यहाँ पर, उन कमियों को दूर करने का काम जल्द से जल्द यहाँ पर किया जा सके। पार्टी ने जी अभी जिस तरह से 19 अप्रैल को, जिस दिन मतलब पहले ही फेज में जो है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, ऐसे में किस तरह की हलचल उत्तराखंड में देखने को मिल रही है? सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उत्तराखंड में जो चुनावी जो सरगर्मियां वो काफी तेज यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लेकिन ये चुनावी सरगर्मियां सिर्फ बीजेपी के लिए बड़ी फायदेमंद यहाँ पर कही जा सकती है, अशुभ संकेत बीजेपी के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के साथ साथ उनके नामांकनों की तिथियों का भी ऐलान यहाँ पर कर दिया है। बीजेपी के जो प्रत्याशी है लोकसभा चुनाव के, वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनता से डोर टू डोर संपर्क यहाँ पर साध रहे हैं, ताकि उनकी जो जीत है वो और बड़ी यहाँ पर हो सके, मजबूत हो सके। और 19 अप्रैल को जब यहाँ पर मतदान होगा पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों पर, तो यहाँ पर जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सके, क्योंकि विपक्षी दल अभी भी ये कह सकते हैं कि ना तो पूरी तरीके से अपने 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर कर पाया है, ना ही कोई ऐसे नाम उभर कर सामने आ पा रहे हैं, ना ही कोई ऐसी चुनावी तैयारियां यहाँ पर विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रही है जिससे कहा जा सके कि विपक्ष उत्तराखंड में मजबूत तरीके से सत्ता पक्ष को टक्कर देने का काम यहाँ पर कर रहा है। बीजेपी ने अब बड़ा दावा यहाँ पर कर दिया है कि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, हर लोकसभा सीट पर 5 लाख मतों से ज्यादा से जीतने का रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया जाएगा। और उत्तराखंड से जब 19 अप्रैल को जब मतदान होगा तो कोशिश ये होगी कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 25 लाख की एक बड़ी बढ़त इस उत्तराखंड से देने का काम यहाँ पर केंद्र के लिए किया जा सके, ताकि जब केंद्र में मोदी की सरकार, पीएम मोदी की सरकार यहाँ पर तीसरी बार बने तो उत्तराखंड का मैसेज सबसे बड़ा यहाँ पर हो सके कि उत्तराखंड समर्पित होकर उनके लिए काम यहाँ पर करता है। अभी तक की चुनावी सरगर्मियों में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के 3 लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं।
हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी भी कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है। असमंजस की स्थिति में है कि किसे चुनाव मैदान में उतारा जा सके, क्योंकि पार्टी के सीनियर नेता अभी भी चुनाव लड़ने से मना यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विपक्ष की तैयारियां थोड़ी बहुत चुनाव का दिख तो रही है, लेकिन अभी भी प्रत्याशियों के मनाने के क्रम में वो अभी जुटी हुई है। ऐसे में सत्ताधारी दल बीजेपी है, उसकी चुनावी तैयारियां अन्य दलों से 2 कदम आगे चलने का काम कर रही है। जी बिल्कुल अभय, जहां भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस की तैयारियां कुछ फीकी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी के चलते ज्वालापुर में पुलिस और अर्धसैनिक बल एसएसबी ने सुबह से फ्लैग मार्च निकाला और वहीं ज्वालापुर पुलिस ने आम जनता को सुबह सुबह संदेश दिया कि चैन से सोइए, चैन से जागिए, चैन से शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान करें। विकास चौहान हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विकास, जिस तरह से चुनाव जो है बेहद नजदीक है, तारीख तय हो गई है, ऐसे में पुलिस की बात की जाए तो काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। विकास जी बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की जो तिथियां हैं वो घोषित हो गई हैं और अगर हम उत्तराखंड की विशेष तौर पर बात करें तो उत्तराखंड में पहले ही चरण में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर पुलिस, जो हरिद्वार पुलिस है खासतौर पर, उसने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और अगर हम बात करें पूरे हरिद्वार जितने भी लोकसभा सीट है या पूरा जिला की बात करें तो हरिद्वार पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में आज जो फ्लैग मार्च किया है, कल भी किया था, और आज जिस तरह से आज ज्वालापुर जो थाना कोतवाली क्षेत्र है वहां पर आज फ्लैग मार्च किया है, जिसमें पुलिस, एसएसबी और अर्धसैनिक बलों के जो सैनिक थे वो यहाँ पर थे। जो साफ संदेश पुलिस का ये देने का था कि जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो किसी तरीके से ना घबराए और जो चुनाव है वो अपने मनपसंद का यहाँ पर चुनाव करके उसको वोट करें, किसी के दबाव में ना आए और आराम से जो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, जिस तरह से जिला प्रशासन ने यहाँ पर कल एक दिन पहले प्रेस वार्ता करके ये कहा था कि जिस तरह से पूर्व के लोकसभा चुनाव में 75% के आसपास जो यहाँ पर वोट प्रतिशत रहा था, उसको इस बार 85% के आसपास ले जाने के उनके प्रयास हैं। उसी के चलते पुलिस ने भी लोगों से अपील की है अधिक से अधिक संख्या में लोग बाहर आए, वोट करें और अपने मनपसंद को वोट करें ताकि सुरक्षित रहें और किसी के दबाव में न आए। तो इसी का संदेश देते हुए यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। जी विकास, साथ ही उत्तराखंड के जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर भी जो चौकसी है, चेकिंग जो है बढ़ा दी गई है, अलर्ट वहां पर भी है। साथ ही पुलिस विभाग की बात की जाए तो लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, छापेमारी कई जगहों पर हो रही है। ऐसे में पुलिस की और क्या कुछ तैयारियां चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से हरिद्वार के विशेष तौर पर बात करें क्योंकि हरिद्वार का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है जहां पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर के जो बॉर्डर हैं, यूपी का जो बॉर्डर है वो यहाँ पर लगता है, जहां पर सघन यहाँ पर चेकिंग लगातार जब की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की यहाँ पर जो लोग प्रयास करते हैं वो ना हो और किसी भी मादक पदार्थ को यहाँ पर रोका जा सके, जो तस्करी इन दिनों यहाँ पर बढ़ जाती है उसको रोका जा सके। साथ ही साथ जो गुंडा एक्ट के जो लोग हैं जो लगातार आपराधिक में रहते हैं उनको चिन्हित किया गया है। करीबन 250 लोग ऐसे हैं, उनको चिन्हित किया गया है और उनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, जिनको हरिद्वार जिले से तड़ीपार भी यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो कह सकते हैं कि व्यापक तौर पर पुलिस अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है और लगातार ये संदेश देने का भी प्रयास कर रही है कि लोग निर्भीक होकर इस जो महाउत्सव है, लोकतंत्र का महाउत्सव है, उसमें अपनी जो वोट की ताकत है उसको पहचानते हुए बाहर आए और अधिक से अधिक संख्या में वोट करें और सुरक्षित रहें और किसी के भी दबाव में ना आए। जी साथ ही विकास, लोगों को एक तरह से सुरक्षित महसूस कराने के लिए, साथ ही उनको ये महसूस कराने के लिए कि पुलिस है चुनाव के दौरान, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, जागरूक करने के लिए ही पुलिस लगातार इस तरह के फ्लैग मार्च करती है। लगातार लोगों से जिस तरह से अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार चौपाल लगाई गई है, उन लोगों को बीच जाकर ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि वो लोग किसी राजनीतिक पार्टी के या किसी लोभ में ना आए, और क्योंकि उस वजह से कहीं ना कहीं जो माहौल बिगड़ता है और जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनसे भी दूर रहें। अगर कोई लालच देता है उसकी भी सूचना पुलिस को दें। लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक ऐप के जरिए शिकायत को यहाँ पर खोला है, तो उसका भी उपयोग आम जनता को यहाँ पर पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई अगर उनको प्रलोभन देता है पैसे का या किसी नशे की चीज का या किसी अन्य चीज का, तो उसकी सूचना भी अगर वो चाहें तो पुलिस को या जिला प्रशासन को यहाँ पर दे सकता है। तो इस तरह की पूरी पुलिस का प्रयास है कि वो यहाँ पर लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को ये सूचना भी दे रही है और उनको समझा भी रही है कि वो किसी भी दबाव में ना आए और अधिक से अधिक यहाँ पर सुरक्षित रहें, और उनके लिए पुलिस यहाँ पर हमेशा खड़ी है। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और निदेशक राज सांडलिया ने सीएम धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण बनाने को सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए राज्य के फिल्मकारों के लिए अनुकूल प्रदेश में फिल्म नीति तैयार की गई है। प्रदेश में शूटिंग के लिए देश और दुनिया के सुंदर डेस्टिनेशंस भी शामिल है। विपक्ष के नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि आज देश के अंदर दो विचारधाराओं का ध्रुवीकरण हो रहा है। एक विचारधारा राष्ट्रवाद की है, जो 2047 तक गुलामी की दास्तां की कोई निशानी ना रहे। वहीं दूसरी विचारधारा है इंडिया अलायंस की, जो कहता है कि साउथ का अलग देश होना चाहिए। भगवान राम थे ही नहीं, शक्ति को मिटा देंगे। साथ ही मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग चीन के समर्थक होते हैं। बर्बादी नहीं कह सकते उसको, हम कह सकते हैं कि आज देश के अंदर जो दो विचारधाराओं का ध्रुवीकरण हो रहा है। एक विचारधारा है राष्ट्रवाद की, संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने वाली, जो हमारी चिर परिचित सनातन धर्म से चली आ रही है, सनातनों से चली आ रही है। एक वो विचारधारा है जो देश को एक विकसित भारत देने वाली है। 2047 में दास्तां की कोई निशानी नहीं रहे, आत्मनिर्भर भारत हो, भारत विश्व गुरु बने। एक विचारधारा जी, एक विचारधारा वो है जिस इंडिया अलायंस के अंदर बार बार कहते हैं साउथ का अलग देश बनना चाहिए, भगवान राम थे ही नहीं, शक्ति को मिटा देंगे, मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, राम रावण का युद्ध हुआ ही नहीं, इनको हम कुचल देंगे, और टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले लोग हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसे चैनल से चल रहे हैं जहां पाकिस्तान में उनकी वाहवाही की जाती है, चीन के वो समर्थक होते हैं। एक वो विचारधारा है। तो आज मुझे लगता है कि देश ने मोदी जी के नेतृत्व में जाना मंजूर किया है, इसलिए सभी लोग, ऐसे लोग जो देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, उनके लिए द्वार खुले। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।